मेरे प्यारे विद्वान साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह क्लास 10th का संस्कृत टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं? बिना समय गंवाए हुए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। आप लोग की तैयारी बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि हम बारी बारी से चैप्टर पर बात करेंगे और वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा होगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए, आपके सामने जो है क्वेश्चन आ चुका है, पहला नंबर प्रश्न आ चुका है। हम लोग थोड़ा सा हल्का चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। कौन सा शीर्षक पर बात करेंगे? मंगलम। कौन सा शीर्षक बाबू? मंगलम, ठीक है। अभी जो है आपका मंगलम शीर्षक पाठ है। कौन सा शीर्षक पाठ है? तो मंगलम शीर्षक पाठ है, हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है उपनिषद के रचनाकार कौन है? आप लोग भी जवाब देंगे, ठीक है। सभी लोग कमेंट करेंगे, चलिए बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले मंगलम शीर्षक पाठ के रचनाकार, ठीक है, महर्षि वेद व्यास। मंगलम शीर्षक पाठ में मंत्रों के बारे में बताया गया है। 5 मंत्र की चर्चा है मंगलम शीर्षक पाठ में। और अगर आप थोड़ा सा मेरे बातों को अगर सुनिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो उस मंगलम शीर्षक पाठ में आत्माओं के बारे में बताया गया है, ऋषि मुनियों के बारे में बताया गया है। और सत्य का मुंह सोने से बने पात्र से ढका हुआ है। प्रश्न पूछेगा, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह सोने से बने पात्र से ढका हुआ है। इसे सत्य धर्म के दर्शन के लिए क्या कर दें? हटा दें, ऐसा देवलोक ऋषिगण कहते हैं। और दूसरी बात है, इसमें आत्मा के बारे में बताया गया। यह आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान रूपों में स्थित है। जब यह आत्मा, कहने का मतलब है सूक्ष्म कौन है? आत्मा है। और सूक्ष्म को अणु के रूप में माना गया है, तो यहाँ पर कहेगा अणु किसे कहते हैं? आत्मा कहते हैं। महान कौन है? आत्मा है। महान से महान की संज्ञा किसे दिया गया है? आत्मा को दिया गया है। और आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। जब यह आत्मा शौक रहित हो जाती है, तो यह आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है, अर्थात सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसी में आएगा आपका सत्यमेव जयते। कहेगा भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? प्रश्न पूछेगा। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। और सत्य के कारण ही उस देव लोगों का मार्ग मिलता है, उस देव लोगों की प्राप्ति होती है, जहाँ की सत्य का सबसे बड़ा क्या है? निधान है, भंडार है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका प्रवहमान नदियां, ठीक है। जिस प्रकार प्रवहमान नदियां, अपनी बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, तो यहां से आपको ये प्रश्न भी देखने के लिए मिलेगा, कौन अपनी नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है? तो प्रवहमान नदियां अपनी नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है कि नहीं? नाम रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती है? प्रवहमान नदियां, अर्थात बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। अगर इतना सा बात मेरा सुने हैं, तो आपका क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए, कह रहा है उपनिषद की रचनाकार कौन है? और मंगलम शीर्षक पाठ उपनिषद से संकलित है। और उपनिषदों की संख्या कितना है बाबू रे? उपनिषदों की संख्या बोलेगा तो 108। वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6 है, याद रखिएगा, है कि नहीं? वेदों की संख्या 4 है कि नहीं? सबसे प्राचीनतम वेद ऋग वेद को माना गया है। तो प्रश्न कर रहा है उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए, हम लोग अभी रिवीजन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न कह रहा है अगला कि मंगलम शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? क्योंकि मंगलम शीर्षक पाठ जो उपनिषद से संकलित है और उपनिषद की रचना महर्षि वेद व्यास किए थे, तो यहाँ पर मंगलम शीर्षक पाठ के भी रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। कौन है बाबू? महर्षि वेद व्यास हैं। प्रश्न पूछेगा कि मंगलम शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग बताइए, आवाज जा रही है क्या? मेरे बातों को सुन पा रहे हैं? ये पीडीएफ भी दिया जाएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, एकदम रिवीजन कीजिए, जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग बात करते हैं। अगला 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 क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम शीर्षक पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? मंगलम शीर्षक पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम शीर्षक पाठ में 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं बाबू रे? 5 मंत्र हैं। ईशावास्य उपनिषद हैं, फिर मुंडक हैं,
है कि नहीं। श्वेता श्वेतर उपनिषद हैं, कंठ उपनिषद हैं, ये सब 5 उपनिषद हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए अभी हम बताए थे आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से अणु है, और ये आत्मा मनुष्य के शरीर में कहाँ पर स्थित होता है, तो ये आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित होती है। ये आत्मा जब शोक रहित हो जाती है तो ये परमात्मा के पास चली जाती है, अर्थात सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाता है, और ये नश्वर शरीर नाश हो जाता है कि नहीं। यहाँ पर महत्व किसका है, तो महत्व आत्मा का ही है, और ये आत्मा कहां पर चले जाते हैं, ये छोड़ के शरीर से निकल करके किसी अन्य शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए आत्मा को छोटा सूक्ष्म है, लेकिन उसकी कार्य जो है वह महान है, उसकी कार्य जो है महानतम है। तो यहाँ पर प्रश्न है, अणु से छोटा कौन है, तो आत्मा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, आत्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, आपको हम शुरू में ही बता दिए थे, अगर मेरा शुरू का लेक्चर अभी सुने हैं तो सारा क्वेश्चन का आप धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा, एकदम विश्वास रखिए क्वेश्चन पूरा एकदम बनेगा, ठीक है। एकदम क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ेगा, नागिन डसेगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में फंसेगा। तो किसकी जय होती है, जय का ही मतलब होता है जीत, बताए थे सत्य की जीत होती है, और भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, सत्य की विजय होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा सत्य, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, बहती नदियां कहाँ मिलती है, क्वेश्चन बहती नदियां जो है वह कहाँ मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्र में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न कह रहा है, जंतु के क्वेश्चन कह रहा है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, तो ये आत्मा है। क्या है, तो आत्मा है, तत्व है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर उसी तत्व, आत्मा को तत्व, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि ब्रह्म, क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्म को, क्वेश्चन कर रहा है ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए किस विषय में बताया गया है ना, आत्मा के बारे में। तो आत्मा पहला है ईशावास्य उपनिषद और दूसरा है कठोपनिषद। तो आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में तो किस में बताया गया है, कठोपनिषद के बारे में बताया गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। देवलोक प्रश्न कह रहा है, भैया ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रश्न कि देवलोक, ठीक है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो देवलोक, देवलोगों की ओर जाने का रास्ता क्या है, तो सत्य ही तो है, ईमानदारी ही तो है। तो यहाँ पर सत्य होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। सत्य के मार्ग से ही देवलोगों की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सत्य से, क्वेश्चन कह रहा है सत्य से क्या प्राप्त होता है। बोलते हैं ना सत्य का सबसे बड़ा निधान है, सत्य का सबसे बड़ा भंडार है ना, और वही व्यक्ति देवलोक को जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सत्य से क्या प्राप्ति होती है, देवलोगों की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी आपका सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न कह रहा है, मृत्यु को, क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं, मृत्यु को जो है वश में कौन कर लेते हैं, तो विद्वान लोग कर लेते हैं। क्या होगा बाबू रे, विद्वान लोग। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कह रहा है मृत्यु को वश में कौन करता है, मृत्यु को कौन वश में कर सकता है, कोई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी विद्वान। चलिए बहुत बढ़िया, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बहुत बढ़िया जवाब है 11 का, चलिए सी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न, ठीक ही है विद्वान। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसकी जय नहीं होती है, किसकी मतलब जीत नहीं होती है, जीत तो होती है किसकी, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। तो इसीलिए आंसर होगा असत्य, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्या होगा बाबू, असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न कह रहा है कि उपनिषद में, क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद, उपनिषद में
किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में देवस्थ पुरुष, देव पुरुष के महिमा के बारे में वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है उपनिषदों की संख्या, गौर कीजिएगा बाबू, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो हम शुरू में बता दिए थे वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषद की संख्या 8 है। उपनिषद की संख्या कितना है बाबू रे? तो उपनिषद की संख्या आपका 8 है, 108 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगला कि आत्मा के, प्रश्न 15 कह रहा है आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के बारे में तो कठोपनिषद में ही किया गया है। आत्मा के बारे में, आत्मा महान से महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में स्थित होती है। जब ये आत्मा शौक रहित हो जाती है तो ये परमात्मा के पास चली जाती है, अर्थात सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का जो वर्णन है, ठीक है, वह श्वेता श्वेतर उपनिषद में किया गया है। देवत्व पुरुष श्वेता श्वेतर उपनिषद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, तो 16 का आंसर बिल्कुल, सॉरी, परमात्मा, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानी, क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर प्रश्न कह रहा है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में बताया गया है। सी इज राइट आंसर है। कहने का मतलब इसमें परमपिता परमेश्वर की महिमा का बखान किया गया है। ऋषिगण कहते हैं ईश्वर ही प्रकाश पुंज है, उन्हीं के दिव्य आलोक से समस्त संसार आलोकित होता है। तो ज्ञान की बात कौन करते हैं, किस उपनिषद में? तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में है। नेक्स्ट, सत्य का मुंह, क्वेश्चन है सत्य का मुंह किससे ढका होता है? तो सत्य का मुंह सोने से, हिरण्मयन पात्रेन, ये संस्कृत शब्द में दे दिया, हिरण्मयन पात्रेन, सोने से बने पात्र से सत्य का मुंह ढका होता है। किससे ढका होता है बाबू? सत्य का मुंह सोने से बने पात्र से ढका होता है। इसे सत्य धर्म के दर्शन के लिए क्या कर दें? हटा दें, है कि नहीं? चलिए 18 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सत्य का खजाना, सत्य का खजाना, सत्य का खजाना कहाँ है? 19 नंबर प्रश्न, सत्य का खजाना देव लोगों के पास है, देव लोगों के पास है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बाबू रे? देव लोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, वो चैप्टर आपका समाप्त हो गया, चैप्टर 1। अब हम लोग बात करेंगे, जरा गौर कीजिएगा बाबू, चैप्टर नंबर 2 पर बात करेंगे। इस पर बात करेंगे बाबू, चैप्टर नंबर 2 पर बात करेंगे, ठीक है? एकदम ध्यान देंगे बाबू। थोड़ा देख लेते हैं बैटरी चार्ज है कि नहीं है। चलिए, हाँ अभी भी 2% है बैटरी चार्ज, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, तो अब दूसरा चैप्टर, जैसा कि आपको पता होगा, आप अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह पाटलिपुत्र वैभव पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पटना के बारे में बताया गया है। और यही पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था और आधुनिक नाम, पटना का आधुनिक नाम, ये पाटलिपुत्र वैभव का आधुनिक नाम पटना है और प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, ठीक है? और पटना बिहार राज्य की राजधानी मानी जाती है। पटना क्या? बिहार राज्य की राजधानी मानी जाती है। पटना बहुत विशाल है कि नहीं? वो इसमें वर्णन किया गया है। यहाँ भिन्न भिन्न विदेशी विद्वानों ने अपने समरणों में गौरव गाथा को गाने का काम किया है पटना में, है ना? तो प्रश्न पूछेगा पटना का आधुनिक नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ये क्वेश्चन में विवाद चलता है, कभी 2000 बोलता है, कभी 2500 बोलता है। तो जो एनसीईआरटी के मुताबिक है तो वह 2500 वर्ष इतिहास उसका क्या है? पुराना है, पटना का इतिहास, है कि नहीं? कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है इतिहास। उसमें दो कवि, एक
दामोदर गुप्ते, जिसने कूटनीति मथक के पुस्तक लिखा था दामोदर गुप्ते, और काव्य मानसा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, राजशेखर के द्वारा लिखा गया। ये दोनों प्रश्न एकदम एग्जाम में हूबहू पूछ ही देता है, फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग में किसी में भी पूछेगा कि काव्य मानसा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, राजशेखर। कूटनीति मथक के पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, दामोदर गुप्ते। और पटना का नाम जो है पटन देवी के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था बाबू रे, पटन देवी के नाम पर पड़ा था। ये भी आप लोग ध्यान में देंगे, है ना। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की रक्षा व्यवस्था काफी उत्तम थी। ऐसा यूनानी राजदूत, यूनान के राजदूत, तो प्रश्न पूछेगा कि यूनान के राजदूत कौन थे, तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज थे, जो कि अपने स्मरणों में लिखे थे, है ना। और इसी में इंडिका नामक पुस्तक की रचना कौन किए थे, तो इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किए थे। यहां से भी प्रश्न पूछेगा कि बताइए इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तो मेगास्थनीज ने किया था इंडिका नामक पुस्तक। बताइए आप लोग का क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है। और भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके उत्तर दिशा में, पटना की उत्तर दिशा में किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, याद रखिएगा। और पटना का दीर्घतम सेतु महात्मा गांधी सेतु है। पटना का, बिहार का अगर दीर्घतम सेतु की बात करेंगे, एशिया का बात करें, एशिया का दीर्घतम सेतु का बात करें, तो पटना का गांधी मैदान से, पटना का पटना सेतु है कि नहीं, गांधी मैदान उसका नाम है, उस सेतु का नाम है, ठीक है। और बोलेगा कि कौमुदी महोत्सव का आयोजन किसके काल में होता था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में होता था, लेकिन गुप्त वंश के शासन काल में यह काफी प्रचलित था। पटना किस नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है, तारामंडल, जबिकोधानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, तारामंडल, सचिवालय, संग्रहालय, इस नाम से पटना काफी जो है प्रचलित और दर्शनीय स्तर के रूप में आता। हाँ, याद रखिए 10वें गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म स्थल पटना ही है। पटना 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना है, इसीलिए गुरुद्वारा प्रसिद्ध है। और आपको ये भी बता दें, और भगवान बुद्ध वहां कई बार आए थे पटना में, और उसके द्वारा कहा गया था कि ये पटना, ये जो है बिहार की स्थिति बताया गया, उसके द्वारा भविष्यवाणी कहा गया कि यह नगर महानगर होगा। किंतु 3 बात बतलाया, आग लगी, क्योंकि आग से भी देखने बहुत सारा चीजों का क्षति होता है ना, ठीक है, आग लगी। उसके बाद आपसी विवाद, कलह, मतलब आपसी झगड़ा, है ना, आपसी दंगा हो गया, वह चीज भी नाश का कारण होता है। उसके बाद आग लगी, आपसी झगड़ा, और बाढ़, अगर बाढ़ से भी बच जाएगा तो ये तीनों कंडीशन में तो यह नगर, ये शहर महानगर होगा, है कि नहीं। ये भगवान बुद्ध ने कहा था, है ना, किसने कहा था, भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था पटना के बारे में। तो क्या हमको लग रहा है कि जितना भी अभी हम बात बताएं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अभी हम लोग जो कहानी सुना दिए, थोड़ा सारांश दे दिए, लगभग क्वेश्चन बनेगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु जो आपके सामने क्वेश्चन है, वो पहला ही क्वेश्चन है। और बताइए गांधी सेतु अभी बताए हैं कि नहीं बताए हैं, बेहतरीन अंदाज में बताए हैं बाबू, ठीक है। बाबू, तो एशिया का सबसे दीर्घतम पुल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो एशिया का सबसे दीर्घतम पुल कौन है बाबू रे, तो गांधी सेतु है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, सबसे बड़ा पुल है गांधी सेतु, एशिया का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यूनान का राजदूत कौन है, तो यूनान का राजदूत जो है मेगास्थनी, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। प्रश्न पूछेगा कि बताइए इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तो मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया था जी, मेगास्थनीज ने किया था। वो कहाँ के थे, यूनान के राजदूत थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे, यूनान के राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो पटना की राजधानी है, बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, है ना, तो बिहार की राजधानी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला, महावीर मंदिर आपको भी पता होगा, पटना, ठीक है, जो हनुमान मंदिर है उसका नाम महावीर मंदिर है। महावीर मंदिर कहाँ पर स्थित है, पटना में। महावीर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, पटना में, पाटलिपुत्र में महावीर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न कर रहा है नगर की पालिका देवी कौन थी, नगर की पालिका देवी पटन देवी ही थी, जिसके नाम पर पूरे शहर बसा गया है, पटन देवी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पटन देवी। क्या होगा बाबू, पटन देवी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव,
क्वेश्चन जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव का कहाँ मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव जो है वह कहाँ मनाया जाता है, तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। ये किसके शासनकाल में होता था, गुप्त वंश के शासनकाल में प्रचलित था, लेकिन होता था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की रक्षा व्यवस्था उत्तम थी, लेकिन बोलेगा काफी सुतराम और समुद्र काफी साफ सुथरा जो है, काफी आकर्षणीय था। किसके समय में था, तो ये अशोक के समय में था, जिसे प्रियदर्शी कहते हैं। प्रियदर्शी अशोक कहते हैं, क्यों, क्योंकि वह देखने में प्रिय थे, इसीलिए उसे प्रियदर्शी अशोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जरा गौर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। क्वेश्चन आ गया ना, शोभा और रक्षा व्यवस्था, मतलब प्रशासनिक रूप से किसकी शोभा और रक्षा व्यवस्था काफी उत्तम थी, तो बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन सुतराम और समुद्र साफ सुथरा बोलेगा तो अशोक के समय, साफ सुथरा बोलेगा तो अशोक के समय, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सुतराम शोभा और रक्षा व्यवस्था तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। प्रश्न पूछेगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, पाटलिपुत्र का नामांतर, पाटलिपुत्र का नाम और क्या पाया जाता है। देखिए पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया गया, क्यों, क्योंकि वहां का फूल, वहां पर फूलों का उत्पादन सर्वाधिक होता था, इसीलिए पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुम, कुसुम, कुसुम का ही मतलब फूल होता है, पुष्प का मतलब ही फूल होता है, तो यहाँ पर कुसुमपुर पाया गया। डी इज राइट आंसर हो जाएगा, पुष्पपुर या कुसुमपुर। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में है ना, रहेगा। चलिए अब उसके बाद कहता है कुटनी, कुटनीमता, कुटनीमता के रचनाकार कौन है, बोले तो कुटनीमता के पुस्तक के रचनाकार दामोदर गुप्त। और बोलेगा काव्य मीमांसा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, राजशेखर के द्वारा लिखा गया। एकदम दो प्रश्न डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, लड़ेगा, डायरेक्ट लड़ेगा। तो कुटनीमता के पुस्तक दामोदर गुप्ते के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला चंद्रगुप्त, अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। आपको शुरू में ही बता दिए थे, चंद्रगुप्त जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस कौन सा वंश से थे, मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, मौर्य वंश। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, ये भी हम बता दिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हम बता दिए थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक ने, जिसका और सिख धर्म की स्थापना किसने किया था, तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया था। किसने किया था, गुरु नानक ने किया था। लेकिन सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म पटना साहिब में था, कहाँ पर, पटना साहिब में, है ना, पटना साहिब में 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म, इसीलिए पटना वहां पर काफी प्रसिद्ध भी है इसके अलावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र, अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र बुद्ध के काल के समय पाटलिग्राम नाम से जाना जाता था। बुद्ध काले, बुद्ध के काल के समय पटना का नाम पाटलिग्राम था, और आधुनिक नाम पटना है, प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। ठीक है, तो पाटलिग्राम, पाटलिग्राम, हाँ, पाटलग्राम नहीं है ये, पाटलिग्राम ये है, पाटलिग्राम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा बाबू, पाटलिग्राम होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, जरा गौर करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रभावित होती है। आपको बताए थे कि पटना के किस दिशा में, उत्तर दिशा में, ये उत्तर दिशा है ना, उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रभावित होती है। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा। सी इज राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था, किसके काल में, किसके शासन काल में, तो बुद्ध के शासन काल में, बुद्ध, भगवान बुद्ध, बुद्ध के शासन काल में पटना का नाम क्या था, पुष्पपुर या सॉरी, बुद्ध के शासन काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था। क्या था, पाटलिग्राम था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, गोलघर, गोलघर कहाँ स्थित है, क्वेश्चन गोलघर कहाँ पर अवस्थित है बताइए। तो गोलघर जैविकोदानम, महावीर मंदिर, ठीक है,
मौर्यकालिक महावीर मंदिर, ये सब कहाँ है? तो आपका पटना में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र का इतिहास शुरू में हम बता दिए थे। पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वह कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था? किस काल में? प्राचीन कह रहा है किस काल में पटना का नाम क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मध्यकाल में, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सा काल में बाबू? मध्यकाल में काफी क्या हुआ था? प्रचलित हुआ था। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को ना? मस्त में समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग कैसे हैं, मस्त हैं? चलिए जो भी न्यू लोग जुड़े हुए हैं तो प्रयास कीजिए शेयर करने का, ठीक है? एकदम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो चलिए मध्यकाल में अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? देखिए गांधी सेतु जो पुल है वह कहाँ पर अवस्थित है? आपको भी पता होगा, हम अभी जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वह पाटलिपुत्र पढ़ रहे हैं, तो समझ जाइए पाटलिपुत्र वैभव, इसमें हम लोग गांधी सेतु के बारे में पढ़ेंगे, है ना? जैविकोद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, तारामंडल, सचिवालय, संग्रहालय, पटना चिड़ियाघर, तरह तरह का चीज पटना में, यही तो दर्शनीय स्थल है। क्या पटना का दर्शनीय स्थल का वर्णन करे, यही सब आपको लिखना होता है, ठीक है? तो पाटलिपुत्र ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन करा है पटना, पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पटना शब्द की उस पट्टी जो है वह किस शब्द से हुई थी? तो पत्तनाथ से हुई थी। क्या बाबू रे? पत्तनाथ से हुई थी। तो 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, पत्तनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है पाटलिपुत्र में, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? पटना में किनका जन्म हुआ था? है ना? गुरु नानक का जन्म लाहौर में हुआ था, पंजाब में जो है ना? पाकिस्तान का इलाका चले गया, ठीक है? गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी जिला लाहौर। तलवंडी प्रश्न भी पूछता है, तलवंडी किससे संबंधित है? गुरु नानक से। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, किस महापुरुष का जन्म स्थली पाटलिपुत्र में है, पटना में है? उस समय पाटलिपुत्र बहुत बड़ा एरिया था ना, ठीक है? अभी ना अलग हो गया, पटना साहिब हो गया। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जो कितने गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह कितने नंबर के गुरु थे सिख धर्म के? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो आपका दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब तीसरा पार्ट आपका आ रहा है अलस कथा। नाम से ही पता चलता अलस कथा। पाटलिपुत्र वैभव अच्छा से हम पढ़ा चुके हैं और आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पूरे हम सारांश दे दिए हैं। थोड़ा सा बैटरी देख लेते हैं चार्ज है कि नहीं। हाँ अभी भी 2% है चार्ज, अभी टिकेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर भी तो ध्यान रखिएगा बाबू आप लोग, सभी लोग, ठीक है? तो हम क्या बात करने जा रहे थे जरा गौर कीजिएगा। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो अलस कथा पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे बाबू? तो अलस कथा पर बात करेंगे। और ये अलस कथा, ठीक है, किसकी रचना है? तो अलस कथा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अलस कथा विद्यापति के द्वारा लिखा गया। यहाँ से पहला मेजर क्वेश्चन कहेगा अलस कथा के कथाकार कौन थे? तो अलस कथा के कथाकार विद्यापति थे। कौन थे? तो विद्यापति थे अलस कथा के कथा, ठीक है? उसके बाद कहेगा अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया था? तो अलस कथा जो है याद रखिएगा बाबू, अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया था? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। अलस कथा के कथाकार कौन थे? विद्यापति। यहां से प्रश्न पूछेगा विद्यापति कौन थे? अलस कथा के कथाकार, ये भी हो सकता है, ठीक है? या फिर मैथिली कवि थे, कहेगा मैथिली कवि कौन थे? विद्या कवि, विद्यापति। मैथिली कवि कौन? तो विद्यापति। अलस कथा के कथाकार कौन? विद्यापति। अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया? तो विद्यापति के द्वारा लिखा गया। अलस कथा, अलस कथा में किसका चर्चा किया गया है? तो आलसियों के, आलसियों का चर्चा किया गया। अलस कथा में किसका चर्चा किया गया है? आलसियों का चर्चा किया गया है अलस कथा में, ठीक है? और अलस कथा शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें पुरुष का क्या लिया था? परीक्षा लिया था कि पुरुष जो है कि क्या क्या करते थे। और अलस सला कथा में किसका चर्चा किया गया है? कि आलसियों की चर्चा किया गया है ना? आलसियों की चर्चा किया गया। और वहाँ के अलस सला शीर्षक पाठ में मंत्री कौन थे? तो वृषवर थे। वृषवर क्या थे? प्रश्न पूछेगा कि वृषवर एक मंत्री थे जो स्वभाव से, उसका स्वभाव क्या था? तो दानशील, दानशील व कारुणिक था। दानशील व
कारुणिक, कारुणिक, दानशील दान देने वाला, कारुणिक का मतलब होता है दयावान। क्या होता है बाबू रे? दयावान, दयावान थे और दानशील थे, है ना। वो गरीबों को प्रश्न पूछेगा, वीरेश्वर का स्वभाव का चर्चा कीजिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा। ठीक है, आप दोनों अगर ये जो सुन लीजिएगा तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपका सारा बढ़िया से बनेगा। वीरेश्वर कौन थे? वीरेश्वर एक मंत्री थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहेगा वीरेश्वर का स्वभाव बताइए। तो वीरेश्वर, जरा गौर कीजिएगा, 2 मिनट बकना पड़ेगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अच्छा से समझ में आएगा और ऑब्जेक्टिव आपका खुद ब खुद बन जाएगा। वीरेश्वर एक मंत्री थे। फिर से हम बता देते हैं, अभी जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो तीसरा चैप्टर चल रहा है और जिसका नाम है अलस कथा। अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति। अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति। अलस कथा के कथाकार कौन थे? विद्यापति। अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। अलस कथा में किसका चर्चा किया गया है? तो आलसियों की चर्चा किया गया है। अलस कथा शीर्षक जो है उसमें मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर। वीरेश्वर कौन थे? एक मंत्री थे। और वीरेश्वर का स्वभाव क्या था? दानशील व कारुणिक थे। सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा, वीरेश्वर का स्वभाव लिखिए, क्योंकि स्वभाव का वर्णन के लिए वीरेश्वर स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। वे प्रतिदिन दिन दुखियों को, गरीबों को, अनाथों को, निर्धनों को मुफ्त में भोजन दिलाते थे। इसी कारण से उस इलाके में जो भी मंत्री थे, उस मंत्रियों में ये श्रेष्ठ समझे जाते थे, काफी श्रेष्ठ थे। उनकी विचारधारा बहुत बढ़िया थी, जिसके कारण मंत्रियों में भी श्रेष्ठ थे। कौन? वीरेश्वर। एक बार की घटना है, जब फ्री में भोजन दिलाने लगा, लोगों को मिलने लगा, तो वह काम करना बंद कर दिया। जब लोगों को फ्री में ही सारा चीज मिल रहा है, तो काहे काम करेंगे? अगर सरकार घरे घर बोलेगा चावल दाल आटा एकदम भरपूर मात्रा में राशन देगा, तो आदमी कमाएगा? नहीं कमाएगा। और यही आज की समस्या बन गई है कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि सरकार बहुत सारा योजना दे रहे हैं, जिसके कारण लोग गरीब नहीं रहा, अब सब बढ़िया से खा पी रहा है, स्टैंडर्ड से जी रहा है। ठीक नहीं? पहले की स्थिति में गरीबी थी, मजदूर जन वगैरह काम मांगने आता था, पूछता था कि काम करवाइएगा क्या। अब मजदूर नहीं मिलता है। ठीक है, अभी हम लोग किसान वगैरह हैं, ठीक है, घर में पिताजी, तो मजदूर नहीं मिल पा रहा है धान को काटने के लिए। समझ गए ना? चलिए, तो इसीलिए वहां पर देख रहा था कि गरीब लोग को भोजन देते थे, है ना भाई। मदद तो किसको करेंगे? जो गरीब है उसी को ना मदद करेंगे। जब आप अमीर लोगों को मदद करने चाहिएगा तो तब तो बहुत भीड़ लग जाएगी ना, है ना। तो इसीलिए जो है वहां पर गरीबों को, अनाथों को भोजन दिलाते थे। उसी भीड़ में कई सारे धूर्त लोग थे, कई सारे आलसी लोग, वो भी शामिल हो गए। हालांकि गरीब नहीं है, वो अपना जो है बनावटी आलस्य को दिखा करके भोजन ग्रहण करते थे। कहेगा बनावटी आलस्य को दिखाकर कौन भोजन करते थे? तो आलसी लोग करते थे, क्योंकि वह परिश्रमी भाग को जो जी रहे थे, परिश्रमी भाग से उसको त्याग कर आलसी भाग में जीने लगे और बनावटी आलस्य को दिखा करके क्या करते थे? भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है, तो भोजन जब ग्रहण करते थे तो अत्यधिक वहां के कर्मचारियों ने सोचा कि अरे दिन प्रतिदिन इतना भीड़ क्यों बढ़ती जा रही। बोला कि अरे, वहां के कर्मचारियों के द्वारा बोला कि ठीक है, पता लगाओ। तो बढ़ते हुए आलसियों की संख्या को देख करके प्रतिदिन खूब बढ़ रहा था आलस, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था, 1 से 2, 2 से 10, 10 से 50, 50 से 100, 1000, 2000। तो सभी हैरत थे। बोले कि नहीं, अब इसका उपाय किया जाए। तो क्या उपाय किया जाए? बोला ठीक है, पहले तो चलिए अलगशाला भवन, क्योंकि वहां तो आलसी लोग रहता है ना। जैसे अलगशाला भवन में आग लगाई जाती है, तो वो 4 आलसी आपस में विचारों प्रांत कर रहे थे। ये नहीं कि आलस में आग लगाए हम भागेंगे। धूर्त लोग तो भाग गया, कहेगा कौन पलायन हो गए, आग को देखकर कौन लोग भाग गए? तो धूर्त लोग भाग गए, पलायन हो गए, भाग गए। लेकिन उसी में जो 4 आलसी थे, वो आपस में विचारों प्रांत कर रहे थे, बातें कर रहे थे। पहला ने देखा अगर आग लगेगा तो हो हल्ला अगल बगल होगा। तो पहला ने कहा था अरे ये हल्ला कैसा। दूसरा कहा था अरे बाप रे बाप रे, देखते गाँव आ रहा है, अरे लगता है आग लग गया। दूसरा ने क्या कहा? लगता है आग लग गया। पहला ने क्या कहा? अरे ये हल्ला कैसा। दूसरा कहा था लगता है आग लग गया। तीसरा कहा था, ठीक है, कोई धार्मिक व्यक्ति आएगा, जरूर नहीं। चौथा कहता है मुंह पर कपड़ा ढक करके सो जाओ। अपने जान को भी बचाने के लिए वह जो है इतना आलसी बन गए, इतना आलसी बन गए कि अपने जान को भी नहीं बचा रहे हैं। दूसरे का सामने है कि कोई आएंगे तो हमको बाहर निकालें। उसके बाद वहां राजा के कर्मचारियों के द्वारा सबको केस पकड़ पकड़ के बाहर निकाला गया। अंत में पता चल गया कि यही लोग बनावटी आलस को दिखाकर यही आलस भवन में रहते हैं और बाहर जा करके खाते पीते हैं, है ना।
इस प्रकार परीक्षा लिया गया था, है ना। इसीलिए इस चैप्टर में पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया ना, कि परीक्षा लिया, पुरुषों की क्या लिया था, परीक्षा लिया था। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का मैथिली कवि कौन है, बोले थे ना क्वेश्चन आएगा कि मैथिली कवि के नाम से किसे जानते थे, तो मैथिली कवि के नाम से मिथिला के कवि कौन थे, मैथिली कवि कौन थे, विद्यापति। कौन थे बाबू, विद्यापति। जो अलस कथा के कथाकार थे, अलस कथा के कथाकार कौन थे, तो विद्यापति थे, याद रखिएगा, ठीक है। विद्यापति क्या थे, अलस कथा के कथाकार थे, ठीक है। तो चलिए, बैटरी अभी है, डर लग रहा है कि बैटरी खत्म ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूसरा कि अलस साला पाठ कहाँ से संकलित है। अलस साला पाठ कहाँ से लिया गया है, बताए थे पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ। हाँ, और एक आवश्यक सूचना देने जा रहे हैं, अगर जो विद्यार्थी पीडीएफ लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर आपका 9572549888 पर अपना नाम, क्या बोले, नाम और जिला का नाम लिख के क्या कर देना है बाबू, नाम और जिला का नाम लिख करके क्या कर देना है, मैसेज कर देना है, ग्रुप में ऐड कर लिया जाए, ठीक है। समझ गए बातों को। और कोई विशेष सूचना लेना है तो आप व्हाट्सएप से भी पूछ सकते, मैसेज कर सकते, ज़्यादा मैसेज नहीं करना है ना। तो चलिए आप लोग थोड़ा एक बार शेयर कर दीजिए, बहुत लोग शेयर नहीं किए हैं, ठीक है। तो अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया था, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था बाबू रे, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिथिला का अगला प्रश्न करा, मिथिला का मंत्री कौन था, मिथिला का मंत्री कौन था, तो वृषवर कहाँ के मंत्री थे, मिथिला के मंत्री। वृषवर कौन थे, एक मंत्री थे, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर जाएगा, मिथिला के मंत्री थे। कौन थे बाबू रे, मिथिला के मंत्री थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 4 नंबर, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, तो आलस मनुष्य को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, आलस। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है, तो आलसी लोग। भीषण भूख लगा है फिर भी कुछ नहीं करता है, कौन, आलसी लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषवर, वृषवर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, वृषवर कहाँ के मंत्री थे, तो वृषवर जो है मिथिला के मंत्री थे। कहाँ के, तो मिथिला के मंत्री थे, जो स्वभाव से दानशील व कारुणिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर प्रश्न का रहा है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, कौन अन्न और वस्त्र देते थे, तो वृषवर देते थे। बोले थे ना सभी आलसियों को क्या करते थे, वृषवर अन्न और वस्त्र देते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आलसी पुरुष कितने थे, आलसी आलसी पुरुष कितने थे, तो आलसी पुरुष आपका 4 थे। कितने आलसी थे बाबू रे, 4 थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, 4 आलसी थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है, अलस कथा पाठ में, ठीक है, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो आलस्य का वर्णन किया गया। अलस कथा शीर्षक पाठ में किसका चर्चा किया गया है जी, आलसियों की चर्चा किया गया है, ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है, मैथिली कवि, मैथिल कवि कौन है, तो मैथिली कवि कौन है, तो विद्यापति। मैथिली कवि कौन थे, विद्यापति, जो कि अलस कथा के कथाकार थे, विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलस कथा प्रश्न कह रहा है, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, अलस कथा किस प्रकार की कथा है, अलस कथा जो है वह किस प्रकार की कथा है, ठीक है। आपका जो है
वह किस प्रकार की कथा है? व्यंग, कारुणिक है कि हनासात्मक है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा कितना नंबर बाबू रे? 11 नंबर। तो 11 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा ए। ठीक है, व्यंग्यात्मक है ना, व्यंग्यात्मक कथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति हैं। ए इज राइट आंसर हो जाएगा, विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करा है अलस अलस तला में आगे आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई ना, तो आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव के गुणों का महत्व के वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। अगला प्रश्न, गरीब गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन कराते थे? वीरेश्वर, जो कहाँ के मंत्री थे? तो मिथिला के मंत्री थे, स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कारुणिक, कारुणिक प्रश्न कर रहा है कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? तो आलसियों की गति नहीं होती है, क्योंकि कारुणिक लोग ही जो है आलसियों को क्या करते थे? आलसियों भोजन ग्रहण करते थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलसशाला में, प्रश्न 17 नंबर प्रश्न कह रहा है अलसशाला में लगी आग को देख करके कौन भाग गए थे? अलसशाला में लगी आग को देख करके कौन भाग गए थे? तो आपका क्यों कौन भाग गए थे? तो धूर्त लोग सभी पलायन हो गए थे। धूर्त लोग क्या हो गए? सभी पलायन हो गए और आलसी लोग बच गए, जो कि बारी बारी से आलसियों को क्या किया गया? तो निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है, अब देखिए ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं संस्कृत साहित्य लेखिका पर बात करेंगे, है कि नहीं? तो 3 चैप्टर अभी हम कंप्लीट किए हैं। कितना चैप्टर बाबू रे? 3 चैप्टर किए हैं कंप्लीट। ठीक है, फिर हम लोग और अगला प्रश्न पर बात कर रहे हैं संस्कृत साहित्य लेखिका, जिसमें महिला लेखिकाओं का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। किसमें? महिला लेखिकाओं को। जो जो लेख पुरुषों ने लिखी है, ठीक है, संस्कृत साहित्य लेखिका में, वही योगदान महिलाओं का भी रही है, लेकिन वहां पर महिलाओं की उपेक्षा हुई है ना। और इसमें बहुत सारे महिला लेखिकाओं का वर्णन है। पंडित छमा राव, ठीक है, उसके बाद मिथिलेश कुमारी मिश्र है, मीरा लहरी, उसके बाद जनक की सभा में विद्वान विदुषी रहती थी गार्गी। कौन रहती थी बाबू? गार्गी रहती थी। जनक की सभा में कौन रहती थी? गार्गी, महान विदुषी। ठीक है, उसके बाद जो है आधुनिक लेखिका की बात करेंगे, तो आधुनिक लेखिका लेखिका पंडित छमाराव। अगर बोलेगा आधुनिक कवयित्री कौन थे? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र, है ना, जिन्होंने ग्राम ज्योति की रचना मिथिलेश कुमारी मिश्र के द्वारा किया गया। ये सब चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ बोलेगा अथर्ववेद में कितनी महिला लेखिकाओं का वर्णन है? अथर्ववेद में 5। अथर्ववेद में कितने महिला लेखिकाओं का वर्णन है? 5। और ऋग्वेद में 24। अथर्ववेद में 5 और ऋग्वेद में 24 महिला लेखिकाओं का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो चलिए हम देख रहे हैं बैटरी, ध्यान दे रहे हैं बैटरी पर, है ना। अभी एक खुट्टी है, अब कब बंद हो जाएगा कहना मुश्किल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर रहा है क्षमा राव। क्षमा राव जो है वह, चलिए प्रश्न कह रहा है क्षमा राव, पंडित क्षमा राव किस काल के लेखक हैं? तो आधुनिक काल के लेखक हैं। कौन सा काल के लेखक हैं बाबू? आधुनिक काल के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की गाड़ी। बिना समाज में पुरुष और नारी की गाड़ी चल ही नहीं सकती है। तो किसकी? समाज की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही विकल्प है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न करा है कंपन राय की रानी, कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी गंगा देवी। 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में देखिए, 14वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी कौन थी? तुरुलाम्बा। 16वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी। कंपन राय की रानी, कंपन राय की रानी गंगा देवी। प्रश्न पूछेगा कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। किस शताब्दी की थी? 16वीं शताब्दी की। 14वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी कौन थी? तुरुलाम्बा। प्रश्न पूछेगा अच्युत राय की रानी तुरुलाम्बा, जिन्होंने मुथुरा विजयम महाकाव्य की रचना की, जिन्होंने मुथुरा विजयम महाकाव्य की रचना की थी। और अच्युत राय की रानी 16वीं शताब्दी में, अच्युत राय की
14वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुलांबा, जिन्होंने वरदांबिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और 16वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी, जिन्होंने कंपन राय की रानी गंगा देवी, जिन्होंने कंपन राय की रानी, प्रश्न पूछेगा कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। किस काव्य की रचना की थी? मथुरा विजयम। क्या मथुरा विजयम क्या है? तो महाकाव्य है। मथुरा विजयम महाकाव्य है। ये भी प्रश्न आ सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको बता दिए। और ये भी याद रखिए, अथर्ववेद में 5 और ऋग्वेद में 24 मंत्र ऋषिकाओं का वर्णन है। अच्युत राय की रानी तिरुलंबा, वरदंबिका नामक पुस्तक की रचना की थी। 16वीं शताब्दी कंपन राय की रानी गंगा देवी, जिन्होंने मथुरा विजय महाकाव्य की रचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि इंद्राणी, इंद्राणी वही 5 अथर्ववेद में 5 मंत्र ऋषिकाओं का वर्णन है। इंद्राणी, वरदांबिकिनी, ये सब है। किसमें आता है? इंद्राणी का वर्णन किसमें है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कितना मंत्र ऋषिकाओं का वर्णन है? 5, जो कि जिक्र है। लेकिन 24 ऋग्वेद में 24 मंत्र ऋषिकाओं का जिक्र नहीं है, याद रखिएगा, खाली 24 मंत्र ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। अथर्ववेद में कितना है बाबू रे? अथर्ववेद में 5 है, और पांचों का नाम है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी अगर नहीं भी जान रहे हैं, जैसे इंद्राणी, किस इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो आपको मार देना है अथर्ववेद में, क्योंकि अथर्ववेद में 5 का क्लियर है और 24 का क्लियर नहीं है बुक में, तो इसीलिए तो 24 ऋग्वेद में तो रहेगा ही नहीं, इसीलिए अथर्ववेद में ही रहेगा। अगर कोई भी पूछेगा तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा लहरी। मीरा लहरी किसकी रचना है? मीरा लहरी पंडित छमाराव की रचना है। किसकी? पंडित छमाराव, जो कि आधुनिक लेखिका है। और आधुनिक कवियत्री बोलेगा तो मिथिलेश कुमारी मिश्र हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृत साहित्य, प्रश्न कह रहा है 6 नंबर प्रश्न, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका, महिला लेखिकाओं का वर्णन किया गया। किसका? महिला लेखिका, महिला लेखिका, औरत, महिला लेखिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक, आधुनिक प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका बोलेगा तो पंडित छमाराव। अगर कवियत्री बोलेगा तो मिथिलेश कुमारी मिश्र होगा, याद रखिएगा। कवियत्री का नाम बोलेगा तो मिथिलेश कुमारी मिश्र, और आधुनिक लेखिका बोलेगा तो पंडित छमाराव, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संक चरित्र। देखिए संक चरित्र ये भी पंडित छमाराव की रचना है। संक चरित्र किसकी रचना है? तो पंडित छमाराव की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 19, 9 नंबर क्वेश्चन, लैखिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों कवियत्रियों में से प्रथम कल्पा कौन थी? 40 कवियत्रियों में से प्रथम कल्पा कौन थी? विजयांका थी, जो कि श्याम वर्ण की थी। प्रश्न पूछेगा विजयांका कौन थी? विजयांका श्याम वर्ण की थी, जो सरस्वती की वरद पुत्री थी। सरस्वती की वरद पुत्री का नाम कौन था? विजयांका, जो कि किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की थी। इनकी कृतियां काबिले तारीफ थी, कृतियां काबिल, उसकी लेखन शैली अद्भुत थी, उसकी जितना भी तारीफ ही करें वो कम है, ठीक है। और उसी को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। किसने कहा? विजयांका को क्या कहा जाता है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहते हैं? तो विजयांका को कहते हैं। किसने कहा था? तो डांडी ने कहा था। प्रश्न पूछेगा कि विजयांका किस वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण की थी, ठीक है। विजयांका की कृतियां काबिले तारीफ थी, वह सरस्वती की वरद पुत्री थी। उसको सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो डांडी ने कहा। किसने कहा था जी? तो डांडी ने कहा था सर्व शुक्ला सरस्वती। किसको? तो विजयांका को। विजयांका किस वर्ण की थी? तो विजयांका श्याम वर्ण की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, तो इसमें लकी तो विजयांका हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला, ऋग्वेद में प्रश्न बोले थे, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में कितना बोले थे? 5 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया। तो ऋग्वेद में 24, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आ गया ना। अथर्ववेद में कितनी महिला लेखिकाओं का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में 5। अथर्ववेद में कितना? अथर्ववेद में 5 महिला लेखिकाओं का वर्णन किया गया है, और ऋग्वेद में 24 महिला लेखिकाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, अच्युत राय की रानी तिरुलंबा। अच्युत राय की रानी तिरुलंबा, गंगा देवी किसकी रानी थी? कंपन राय की रानी गंगा देवी, अच्युत राय की रानी तिरुलंबा, जिन्होंने वरदांबिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तिरुलंबा, अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुलंबा, और गंगा देवी
कंपन राय की रानी, कंपन राय की रानी गंगा देवी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करा है किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषियों की बल्कि ऋषिकाओं ऋषिकाओं भी थी, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऋषि ही नहीं, ठीक है, तो ऋषिकाएं भी थी, महिलाएं भी, महिला भी थी। तो किसमें है, तो वह वैदिक युग में, किसमें बाबू रे, वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी थी। प्रश्न पूछेगा कि बताइए याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो मैत्रेयी। किसकी शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की। इसकी आत्म तत्व की शिक्षा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। मथुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? क्वेश्चन आ गया ना, मथुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने किया था? बोले थे 14वीं शताब्दी की रानी अच्युत राय की रानी तिरुलांबा ने वरदाम्बिका पुस्तक की रचना की, जबकि 16वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी, इन्होंने मथुरा विजयम महाकाव्य की रचना की थी। मथुरा विजयम महाकाव्य की रचना गंगा देवी ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वरदंबिका, वरदाम्बिका बोले तो वरदाम्बिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? अच्युत राय की रानी तिरुलांबा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी तिरुलांबा, ठीक है। एकदम याद हो जाएगा बाबू, एकदम याद हो जाएगा। जो भी चैनल पर न्यू आए हैं एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। एकदम तहलका मचने वाला है। तो चलिए सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे सभी बच्चे। चलिए जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी लोग। जनक की सभा में प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जनक की सभा में शास्त्र शुक्ल शास्त्र कुशली कौन विदुषी रहती थी? जनक की सभा में महान विदुषी गार्गी रहती थी। कौन रहती थी? गार्गी रहती थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही जवाब है, गार्गी। बी इज राइट आंसर हो जाएगा बाबू। जनक की सभा में कौन रहती थी? गार्गी रहती थी। चलिए अगला, पुराण की रचना का। अब हम लोग बात करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 खत्म कर दिए हैं, चैप्टर नंबर 5 पर चर्चा करें। टाइम ज्यादा हो रहा है क्या? अच्छा कर ही सकते हैं, चैप्टर नंबर 5 तक भी जा ही सकते हैं ना। चैप्टर नंबर कितना पर चर्चा करेंगे? 5 पर। भारत महिमा, भारत की महिमा का वर्णन किया गया। भारत महिमा, भारत के दृश्य के बारे में बताया गया है। और इसमें दो पुराण है, एक भागवत पुराण और विष्णु पुराण। कौन है? एक भागवत पुराण और, बोलेगा भारत महिमा में कितने पुराण? दो, एक भागवत पुराण और एक विष्णु पुराण का चर्चा किया गया। अगर बोलेगा पुराणों की संख्या कितना है बाबू रे? पुराणों की संख्या 18। कितना है? 18। ये भारत के बारे में बताया गया है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। ये भारत भूमि की पवित्र संस्कृति, इतनी बढ़िया संस्कृति है, इतना बढ़िया संस्कार है, इतना बढ़िया वातावरण है। ये नदियों से, पहाड़ों से, झरनों से, वनों से, पर्वतों से ये भारत सुशोभित है। इसीलिए भारत का वर्णन भिन्न भिन्न विदेशी विद्वानों ने अपने अपने स्मरणों में किया था। जैसे मेगास्थनीज, ठीक है, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज ने भी किया था इसका वर्णन। भिन्न भिन्न विदेशी विद्वानों ने इनके गौरव गाथा को गाने का काम किया है। इसीलिए यहाँ भारत के लोग, ठीक है, देवगण का गीत गाते हैं। देवगण किसका गीत गाते हैं? देवता लोग भी गीत गाते हैं, भारत का गुणगान करते हैं, भारत की बड़ाई करते हैं। वाकई में भारत ऐसा जो है, अनेक जाति धर्म के लोग भारत में रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत में एकता का भाव धारण किए हुए रहते हैं। ये बहुत जो है समझिए बहुत आश्चर्यचकित वाली बात है कि नहीं? कई धर्म के लोग हैं फिर भी आपस में एकता का भाव धारण किए हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पुराण, अब बताइए पुराण के रचनाकार महर्षि वेदव्यास। पुराण के रचनाकार कौन थे बाबू? महर्षि वेदव्यास थे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर बात चर्चा करेंगे अब। भारत महिमा शीर्षक पाठ में किसका वर्णन है? भारत का वर्णन है। देव लोग किसका गीत गाते हैं? तो भारत का गीत गाते हैं, है कि नहीं? ठीक है। चलिए, भारत पर्वतों से, पहाड़ों से, झरनों से, यह भारत क्या है? तो सुशोभित है। चलिए नेक्स्ट, अगला कार्य है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो ये भारत की महिमा ही है, सर्वत्र गाई जाती है, हमेशा गाई जाती है, हमेशा देव लोग उसका गुणगान करते हैं। किसका? तो इसी भारत का गुणगान करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस देश का गुणगान
इस देश का गुणगान, वह कौन सा देश है जिसका गुणगान देवता लोग भी करते हैं? तो भारत का गुणगान करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका सही जवाब है, भारत का गुणगान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। किस देश में, कौन सा देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला कह रहा है कौन गीत गाते हैं? कौन गीत गाते हैं? तो देवलोक गीत गाते हैं, देवता गीत गाते हैं। किसका? भारत का गुणगान करते हुए देवलोक गीत गाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की शोभा, भारत की शोभा कौन, भारत की शोभा की कौन सा प्रशंसा करते हैं? तो देवता भी इसकी प्रशंसा करते हैं भारत की शोभा का, है ना। भारत महिमा, भारत महिमा, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सभी जगह गाते हैं, सभी जगह भारत की महिमा गाई जाती है, सभी जगह, है ना, हर एक जगह पवित्र है भारत में। अगला प्रश्न कह रहा है भारत भूमि किससे सुशोभित है? भारत की जो भूमि है वह किससे सुशोभित है? पहाड़ों से, सागरों से, पर्वतों से, झरनों से, इनमें से सभी से यह भारत क्या है? यह भारत भूमि सुशोभित है। जगत का गौरव कौन है? तो जगत का गौरव, इस संसार का गौरव देश कौन है? तो भारत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला भारत महिमा क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से लिया गया था? इसमें आपको बताए थे, ठीक है, दो श्लोक है, एक भागवत पुराण और एक विष्णु पुराण। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। पहला जो होता है प्रथम पद वह किससे लिया गया है? विष्णु पुराण, और उसके बाद भागवत पुराण, है ना, पहले विष्णु पुराण तब भागवत पुराण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचना की थी? तो अध्यक्ष महोदय ने, शायद अध्यक्ष महोदय ने, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो हमारी भारतीय धारा जो है विशाल है। ये भारत क्या है? विशाल है, रम्य रूप है। ठीक है, तो बैटरी खत्म हो गया बाबू, थोड़ा सा 1 मिनट वेटिंग। देखिए हम बार बार देख रहे थे ना बैटरी को, इसीलिए बैटरी खत्म हो गई। चलिए अभी बैटरी ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर हम इसको, चलिए अब तो हम छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो भारत, हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो विशाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत का गौरव कौन है? इस जगत का गौरव कौन है? इस जगत का गौरव भारत है ना। क्या है बाबू? इस जगत का गौरव कैसा है? शोभनीय है, शोभा बरसाने वाली है, शोभनीय है इस जगत का गौरव, ठीक है। जाति धर्म, प्रश्न कह रहा है जाति धर्म, ठीक है, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? अनेकता, एकता वहन किए हुए रहते हैं, एकता, भारत एकता का भाव धारण किए हुए रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर कह रहा है 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देवता क्या गाते हैं? देवता क्या गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं। देवता क्या गाते हैं? गीत गाते हैं, देवलोग गीत गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं बाबू रे? मजा आ रहा है कि नहीं? चल एकदम धुआं धुआं कर देना है क्वेश्चन का। चलिए अब है भारतीय संस्कृति। संस्कार किसे कहते हैं? मनुष्यों के अंदर दोषों को दूर करना, गुरुओं को ग्रहण करना ही संस्कार कहलाता है। अगर कोई बच्चा बदमाशी करता है तो सीधे कहता अरे तेरा माता पिता तुमको संस्कार नहीं सिखाया। कहने का मतलब क्या? उसके अंदर जो दोष दोष है, जो अवगुण है, जो निगेटिविटी है, जो गलत संगति है, गलत चीज है, उसको दूर करना, उसको हटाना, गुणों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? संस्कार कहलाता है। और ये भारत संस्कारों का देश, इसमें हमको प्राचीन संस्कृति से ही, प्राचीन संस्कृति में, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान भी किससे होता है? तो संस्कारों से होता है ना। संस्कारों की संख्या 24, संस्कारों की संख्या कितना बाबू रे? संस्कारों की संख्या, सॉरी 16।
संस्कारों की संख्या कितना होता है? 16। संस्कारों को कितनों भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया, है ना। जन्म से पूर्व 3, वल्या जन्म से पूर्व 3, शैक्षणिक में 5, बाल्यावस्था में 6, एक जीवन एक मरण संस्कार, एक विवाह संस्कार, विवाह संस्कार उसके बाद मरण, 16। तो बहुत टाइम ज़्यादा हो चुका है बाबू, ठीक है, थोड़ा हम भी थक गए। तो ऐसा करते हैं कि यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई दिक्कत है, अपनी राय, अपने विचार रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर रुकनी नहीं चाहिए। और हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि सभी विद्वान साथी शेयर अवश्य करेंगे, ताकि उन तमाम विद्वान साथियों के पास पहुंच जाए मेरा वीडियो, ताकि उसको ज़रूरत है, जो इसकी ज़रूरत है जिसको, ठीक है, सभी लोगों को शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, और अगर नोट्स पीडीएफ की बात अगर होगी तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देंगे, 9572654988। क्या, अपना नाम और जिला का नाम लिख के क्या कर दीजिएगा बाबू, मैसेज कर दीजिएगा। समझ गए बातों को? तो चलिए, तक अब रहने देते हैं बाबू। वीडियो को आप तमाम विद्वान बहुत बहुत ही देना है।